Today we will be starting with section 10 of Indian Evidence Act. Section 10 of Indian Evidence Act deals with conspiracy and its related relevant facts. तो देखिए, उससे पहले सेक्शन 10 में जाने से पहले हमें एक चीज़ समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो कॉन्स्पिरेसी है, इंडियन पीनल कोड में जो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में किस किस तरीके से फैक्ट्स को प्रूव किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्ट रिलेवेंट होंगे। क्या सेक्शन 10 ही अकेला सेक्शन है जिसमें कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड रिलेवेंट फैक्ट है? कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड रिलेवेंट फैक्ट है या कुछ और भी सेक्शंस हैं? तो सबसे पहले हमें ये फंडा क्लियर करना है कि कॉन्स्पिरेसी, अगर देखिए ए, बी, सी और डी इन्होंने कुछ कॉन्स्पिरेसी की और पुलिस ने इनको पकड़ लिया, अब एक कॉन्स्पिरेसी प्रूव करनी पड़ेगी, तभी तो अक्यूज कन्विक्ट होंगे। ये कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए हमें फैक्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे कोर्ट में, और फैक्ट्स कौन से प्रूव होंगे? जो रिलेवेंट फैक्ट होंगे। तो वो कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसमें कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में रिलेवेंट फैक्ट्स मौजूद हैं? तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मान लीजिए सेक्शन 6 किस बारे में बात करता है? सेम ट्रांजैक्शन। तो सेक्शन 6 से भी एक तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि इनकी कॉन्स्पिरेसी थी, कॉमन इंटेंशन थी। कॉन्स्पिरेसी में क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें एग्रीमेंट प्रूव करना पड़ेगा। कॉन्स्पिरेसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या प्रूव करना होता है? एग्रीमेंट। कि ए, बी, सी और डी ने एग्रीमेंट किया, दे ऑल एग्रीड कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑफेंस करेंगे। हालांकि कॉन्स्पिरेसी विल डू इन डिटेल इन इंडियन पीनल कोड, लेकिन सेक्शन 10 के परस्पेक्टिव से आपको सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि कॉन्स्पिरेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्रीमेंट प्रूव करना होता है कि भैया ए, बी, सी और डी ने एक ऑफेंस करने के लिए या कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए एग्रीमेंट किया है, सहमति दिखाई है कि हाँ चलो मिलके ये करते हैं। मान लीजिए बम फेंकना है मार्केट में या किसी को मर्डर करना है, तो सब ने मिलके एक एग्रीमेंट किया कि हाँ कि चलो हम इस काम को करते हैं। तो हमें क्या बेसिकली प्रूव करना होता है? हमें एग्रीमेंट प्रूव करना होता है कि हाँ इन सब ने इस बात पर सहमति जताई थी। तो सेम ट्रांजैक्शन से प्रूव कर सकते हैं। सेम ट्रांजैक्शन से इसलिए प्रूव कर सकते हैं, मान लीजिए ए, बी और सी ने ये कॉन्स्पिरेसी की है कि वो डी का मर्डर करेंगे। अब जब डी का मर्डर कर रहे थे तो ए ने वहां पर नजर रखी कि कोई आए ना, बी ने वहां पर उसको स्टैब किया और सी ने उसको पकड़ा हुआ। तो सारी चीज सेम ट्रांजैक्शन में हो रही हैं। तो सेम ट्रांजैक्शन में हो रही हैं तो हमें इनके एग्रीमेंट का अंदाजा लग रहा है, हमें इनके एग्रीमेंट का पता चल रहा है कि हाँ उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा, एंड एग्रीमेंट कैन बी प्रूव्ड एंड हेंस कॉन्स्पिरेसी विल बी प्रूव्ड। इसी तरीके से सेक्शन 8 में हम पढ़ते हैं कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब उनका कंडक्ट देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि उनके बीच में एग्रीमेंट था। अगर आप किसी भी व्यक्ति का कंडक्ट देखेंगे तो उनके बीच एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ उसका अंदाजा लग सकता है। अगर वो सब कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं तो हाँ ये प्रूव किया जा सकता है कि साहब इनके बीच में एक एग्रीमेंट था, तो हेंस कॉन्स्पिरेसी विल बी प्रूव्ड। सिमिलरली मान लीजिए सेक्शन 21 में कन्फेशन कर दे, अपने आप ही कोई बता दे कि जी हमने क्या कहते हैं इस चीज़ को लेके हमने कॉन्स्पायर किया था, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट था, मतलब वी ऑल एग्रीड ऑन द सेम पॉइंट। उसके बाद सेक्शन 14 बात करता है स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे कि हमारी इंटेंशन थी, तो सेक्शन 14 भी इस हिसाब से कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए रिलेवेंट है। इसके बाद आता है सेक्शन 10। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सेक्शन 10 अकेला सेक्शन नहीं है जो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करता हो। सेक्शन 6 से भी हम कॉन्स्पिरेसी का अंदाजा लगा सकते हैं, सेक्शन 8 से भी लगा सकते हैं, सेक्शन 21 से भी लगा सकते हैं, सेक्शन 14 से भी लगा सकते हैं, और सेक्शन 10 तो है ही जो कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी के संबंध में प्रोविजंस दे रहा है। लेकिन ये सारा बताने का मेरा पर्पज ये था, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सेक्शन 10 अकेला सेक्शन नहीं है जो कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए उन फैक्ट्स की बात करता हो जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं। सेक्शन 6 के सेम ट्रांजैक्शन से भी कॉन्स्पिरेसी प्रूव की जा सकती है, 8 में कंडक्ट के माध्यम से भी कॉन्स्पिरेसी प्रूव की जा सकती है,
सेक्शन 21 में कन्फेशन से भी कॉन्स्पिरेसी प्रूव की जा सकती है। और इसी तरीके से सेक्शन 14 में अगर कोई व्यक्ति स्टेटमेंट देता है अपनी इंटेंशन को लेके या किसी और बॉडली स्टेट ऑफ माइंड को लेकर, तो वो भी कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए रिलेवेंट फैक्ट हो सकते हैं। तो इन सब में रिलेवेंट फैक्ट हैं जो कि कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 के इंग्रेडिएंट्स में जाने से पहले हमने सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सेक्शन 10 व्हाट एग्जैक्टली इज सेक्शन 10 बेस्ड अपॉन। सेक्शन 10 इज बेस्ड अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है बार बार कि सेक्शन 10 किस चीज़ पर आधारित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 10 इज बेस्ड अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड सेक्शन 10 इज आल्सो बेस्ड अपॉन म्यूचुअल एजेंसी के डॉक्ट्रिन पर। तो दिस क्वेश्चन कम्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली इन प्रीलिम्स। अदरवाइज ऑल्सो मेंस में भी मान लीजिए सेक्शन 10 पर सवाल आता है, सेक्शन 10 से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है या वो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड कोई सवाल पूछता है, आप अपने आंसर की शुरुआत अगर इस बात से करेंगे कि सेक्शन 10 इज बेस्ड अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन और द डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, तो दैट विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द पर्सन विल बी चेकिंग योर एग्जाम। तो आपको ये समझना है, याद करना है कि भैया सेक्शन 10 इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड और डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। चलिए, अब सेक्शन 10 के बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। ज़्यादा लंबा सेक्शन नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल सेक्शन, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो बेसिक्स हमें करने हैं वो भी ज़्यादा नहीं है। चलिए अब हम इंग्रेडिएंट्स करते हैं। सेक्शन 10 के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है सेक्शन 10 सिर्फ तब अप्लाई होगा व्हेन देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड। देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड कि हाँ कॉन्स्पिरेसी की है। मतलब देयर आर सम पीपल हु हैव बीन अरेस्टेड, देयर आर सम पीपल हु आर अक्यूज्ड एंड देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड कि यस दे कॉन्स्पायर्ड। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि देयर इज अ प्राइमा फेसी केस दैट दे कॉन्स्पायर्ड। एंड कॉन्स्पिरेसी कैसी हो? सिविल भी हो सकती है और क्रिमिनल भी हो सकती है। ये सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं कर रहा, ये सिविल कॉन्स्पिरेसी की भी बात कर रहा है। तो मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करता हूं टू मेक इट मोर क्लियर। पहला इंग्रेडिएंट है कि एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। देयर शैल बी अ रीजनेबल ग्राउंड यस दैट दीज पर्टिकुलर पर्सन और द पर्सन अरेस्टेड और द अक्यूज्ड दे वर इन्वॉल्व इन अ कॉन्स्पिरेसी। मतलब एक रीजनेबल ग्राउंड आपके पास हो। अभी हम प्रूव करेंगे कि वो कॉन्स्पिरेसी में थे या नहीं थे, लेकिन सेक्शन 10 तभी इस्तेमाल होगा कि पहले एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि हाँ ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। एक प्राइमा फेसी केस होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्स्पिरेसी बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। सेक्शन 10 इज नॉट ओनली डीलिंग विद क्रिमिनल अलोन, इट इज डीलिंग विद बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। चलिए अब अगली बात पे चलते हैं कि इसमें रिलेवेंट क्या क्या होगा। व्हाट ऑल विल बी रिलेवेंट? व्हाट ऑल विल बी रिलेवेंट? भाई इसमें एक तो सबसे पहली चीज क्या क्या रिलेवेंट है हम समझते हैं। एक तो एनीथिंग सेड, डन और रिटन। कुछ भी बोला गया हो, कुछ भी किया गया हो या कुछ भी लिखित में हो, वो हर चीज एनीथिंग सेड, डन और रिटन विल बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 10। लेकिन इसके आगे के भी सवाल हैं। एनीथिंग सेड, डन और रिटन तो आपने बता दिया, लेकिन किसके द्वारा कहा गया हो? ऐसा तो नहीं आप किसी की स्टेटमेंट को भी मान लें, किसी के द्वारा किए गए काम को मान लें, नहीं। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने कहा हो तभी वो सेक्शन 10 में आएगा। दूसरी इसमें बात आती है किस बारे में कहा गया हो। एनीथिंग तो मान लिया उन्होंने कह दिया, एनीथिंग सेड और डन, एनीथिंग सेड, डन और रिटन, लेकिन रिगार्डिंग व्हाट? सेड रिगार्डिंग व्हाट? दैट वी विल कंसिडर। किसने कहा? दैट वी विल अंडरस्टैंड। और तीसरी बात आती है कि क्या कोई ड्यूरेशन है जिसके बीच में कहा गया हो। भाई यहां से यहां तक मैं मान लीजिए आप ऐसा कहें कि इसके बीच में, इस दौरान कहा गया हो तो ही वो सेक्शन 10 में रिलेवेंट होगा। अगर इससे पहले कहा गया है, इसके बाद कहा गया है, इससे पहले लिखा गया, इसके बाद पहले लिखा गया, बाद लिखा गया, तो वो रिलेवेंट नहीं होगा। क्या कोई ऐसी कंडीशन भी है? वो भी हम देखेंगे। चलिए
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किसने कहा हो। एनीथिंग सेड डन रिटन बाय whom, एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय whom, बाय द पर्सन जिसके ऊपर रीजनेबल ग्राउंड है कि ही इज इन्वॉल्व इन कॉन्स्पिरेसी। जो ये मैंने कहा था कि जिन पे जो अक्यूज्ड है जिनके ऊपर रीजनेबल ग्राउंड है, उन्हीं में से या तो सबने या उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कुछ भी कहा हो वो रिलेवेंट होगा। तो सबसे पहली बात समझ में आ गई कि किसने कहा हो, वो स्टेटमेंट किसने दी हो, या वो कार्य किसने किया हो, या वो लिखा किसने हो, जिसके ऊपर हमें रीजनेबल सस्पिशन है, रीजनेबल ग्राउंड है कि यस ही वॉज इन्वॉल्व इन कॉन्स्पिरेसी, या जिसके खिलाफ एक प्राइमा फेसी केस है कि यस ही वॉज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। द सेकंड क्वेश्चन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट वाज कि किसके रेफरेंस में कहा गया हो, मतलब किसके बारे में कहा गया हो, दैट इज कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन ए बी सी इन तीनों ने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी की। अब जो इंटेंशन ए की है वही बी की है वही सी की है कि हमें डी को मारना है, तो दिस इज द कॉमन इंटेंशन। इस कॉमन इंटेंशन को लेकर कुछ भी कहा गया हो, किया गया हो या लिखा गया हो, वो रिलेवेंट होगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ऐसा नहीं कि हर स्टेटमेंट हर रिटन चीज रिलेवेंट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वो चीज रिलेवेंट होंगी जो कि कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में कही गई हो। क्योंकि देखिए मैं आपको दोबारा से आई एम ट्राइंग टू मेक कि आप दोबारा से रिकॉल कर लें। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी की। कॉन्स्पिरेसी में हमें क्या प्रूव करना पड़ता है? एग्रीमेंट। दैट इज हमें कॉमन इंटेंशन अल्टीमेटली प्रूव करनी है। तो कॉमन इंटेंशन के बारे में ही जो चीज कही गई है, जो लिखी गई है, जो की गई है, वही रिलेवेंट होगी। आई होप इट इज क्लियर कि सिर्फ कॉमन इंटेंशन के बारे में ही कही गई लिखी गई चीजें ही इस सेक्शन में रिलेवेंट होंगी। तो वी आर डन विद टू थिंग्स। हमने दो चीजें इसमें कर ली है। पहली चीज कि ये चीज किसने बोली हो, हु, दैट आई हैव मेड क्लियर कि द पर्सन जिसके अगेंस्ट एक प्राइमा फेसी केस है उसी द्वारा स्टेटमेंट दी गई है। मान लीजिए ए बी सी डी ये लोग हैं जो कि कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होने के जिनके ऊपर अक्यूजेशन है या एक प्राइमा फेसी केस है। ई ने कुछ कहा है, ई ने कुछ कहा है। अब ई ने कुछ भी कहा हो दैट विल नॉट बी रिलेवेंट, बिकॉज सिर्फ ए बी सी डी की जो स्टेटमेंट है जो कि कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होने का जिनके अगेंस्ट रीजनेबल ग्राउंड है, सिर्फ वही लोग, उन्हीं की स्टेटमेंट सेक्शन 10 में रिलेवेंट होगी। दूसरा मैंने बताया कि स्टेटमेंट, क्या कोई भी स्टेटमेंट रिलेवेंट हो सकती है? नो, कोई भी स्टेटमेंट रिलेवेंट का मतलब ही नहीं है, सिर्फ वो स्टेटमेंट जो कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में हो। तो आई होप दीज टू पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कब, मतलब ये स्टेटमेंट कब दी गई। जैसे मैंने आपको बोला था, मान लीजिए ये टाइम ड्यूरेशन है, एक स्टेटमेंट यहां पर दी गई है, मतलब किसी भी टाइम, मतलब मैं बताऊंगा कि कौन सा टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन मान लीजिए कोई टाइम ड्यूरेशन है, एक स्टेटमेंट यहां पर दी गई है और एक स्टेटमेंट यहां पर लिखित में है, तो क्या ये भी रिलेवेंट होंगी? क्या कोई इस तरीके का टाइम ड्यूरेशन है इस मामले में? तो मैं बताता हूं, ये टाइम ड्यूरेशन भी है। और वो टाइम ड्यूरेशन क्या है? जब इंटेंशन पहली बार एंटरटेन की गई, फर्स्ट टाइम द इंटेंशन वॉज एंटरटेन्ड, यहां से चीजें शुरू होगी। और कब तक? जब तक कॉन्स्पिरेसी एंड नहीं हो जाती। सिर्फ इसके दौरान कही गई बात ही रिलेवेंट फैक्ट होंगी सेक्शन 10 में। मान लीजिए अभी इंटेंशन एंटरटेन भी नहीं हुई थी, यहां पर उन्होंने कुछ बोल दिया, दैट विल नॉट बी अ रिलेवेंट फैक्ट। इसी तरीके से मान लीजिए कॉन्स्पिरेसी खत्म हो चुकी है, कॉन्स्पिरेसी खत्म होने के बाद आप कोई स्टेटमेंट दें तो वो रिलेवेंट फैक्ट नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि जब आप कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी खत्म हो चुकी है तो उसका क्या मतलब है? तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कॉन्स्पिरेसी खत्म कब कब हो सकती है। सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी खत्म हो सकती है, मान लीजिए आपने उस कॉन्स्पिरेसी को अमेंडन कर दिया हो,
पहले तो आपने कॉन्स्पायर किया, लेकिन उसके बाद आपने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया कि नहीं यार हम ऐसा नहीं करेंगे, द कॉन्स्पिरेसी हैज बीन अबंडेंट। अब जैसे ही कॉन्स्पिरेसी अबंडेंट हुई, उसके बाद कही गई कोई भी बात वो रिलेवेंट फैक्ट नहीं होंगी। जब तक कॉन्स्पिरेसी है तभी तक की गई बात रिलेवेंट फैक्ट होंगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि कॉन्स्पिरेसी अबंडेंट हो गई है। दूसरा इसमें हो सकता है गोल अचीव्ड, जिस गोल के लिए आपने कॉन्स्पिरेसी की थी वो गोल आपने अचीव कर लिया। उदाहरण के तौर पे मर्डर ऑफ एक्स आपको करना था। अब जैसे ही आपने ये मर्डर कर दिया, उसके बाद कही गई कोई भी स्टेटमेंट वो कम से कम सेक्शन 10 में रिलेवेंट नहीं होंगी, सेक्शन 10 में रिलेवेंट नहीं होगी जब तक वो कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अब गोल अचीव होते ही कॉन्स्पिरेसी खत्म। भैया जिस काम के लिए आपने कॉन्स्पिरेसी की थी वो जैसे ही अचीव हुआ, आपकी कॉन्स्पिरेसी खत्म। तो उस गोल की अचीवमेंट के बाद अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं या आप कुछ कहते हैं, डन करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो वो रिलेवेंट नहीं होगी। अब तीसरा कब एक कॉन्स्पिरेसी मतलब एंड हो सकती है, दैट इज अरेस्ट। सबको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट बाय अरेस्ट ऑल। अगर सबको अरेस्ट कर लिया तो कॉन्स्पिरेसी अपने आप खत्म। अब अरेस्ट के सिलसिले में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो करना है और उसमें क्या फंडा दिया गया था अरेस्ट को लेकर, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि क्या किसी टाइम ड्यूरेशन को भी मद्देनजर रखा जाएगा जब हम सेक्शन 10 में रिलेवेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल रखा जाएगा। जब पहली बार एक इंटेंशन को एंटरटेन किया गया, पहली बार वो इंटेंशन आई पिक्चर में, तब से लेकर जब तक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कॉन्स्पिरेसी एंड नहीं हो जाती, सिर्फ उस टाइम के दौरान कही गई बात ही रिलेवेंट फैक्ट होगी सेक्शन 10 में। उससे पहले कुछ कहा गया है, लिखा गया हो, किया गया हो, रिलेवेंट नहीं है। उसके बाद रिलेवेंट नहीं है। फिर हमने देखा कि कॉन्स्पिरेसी एंड कब मानी जाएगी। तो कॉन्स्पिरेसी अगर अबेंडन कर दी, छोड़ दी जाए, गोल अचीव कर लिया जाए, या उनका अरेस्ट हो जाए, अरेस्ट होते भी कॉन्स्पिरेसी अपने आप अबेंडन हो गई, क्योंकि अरेस्ट के बाद आप कॉन्स्पिरेसी को लॉजिकल एंड तक नहीं लेके जा सकते। वहीं पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है। मान लीजिए यहां पर 5 आदमी थे, ए बी सी डी ई। अब मान लीजिए इन चारों को आपने अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करने के बाद हैज द कॉन्स्पिरेसी एंडेड? नो, अभी ए बाहर है, हो सकता है ए कॉन्स्पिरेसी को लॉजिकल एंड तक लेके जाए। तो ये सारे फैक्टर्स भी हमें कंसिडर करने हैं। अब करते हैं केस इस अरेस्ट से रिलेटेड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है और वो क्या फंडा देता है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसका केस है ये। दिस वाज अफजल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, 2005 का केस है। इसका मैं थोड़ा सा आपको फंडा बता देता हूँ। पोटा, जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, समथिंग लाइक दिस, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द फुल फॉर्म, लेकिन पोटा जो अपना कानून है जिसमें हमने इनको प्रोसिक्यूट किया था, मतलब जिसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई चली थी, उसमें सेक्शन 32 कन्फेशन से रिलेटेड बात कहता है। सेक्शन 32 कहता है कि अगर कोई अक्यूज कन्फेशन देना चाहे तो वो डीसीपी के सामने दे सकता है, लेकिन उसके बाद जुडिशियल कन्फेशन देनी पड़ेगी सीजीएम के सामने। और ये कन्फेशन देने के बाद ही ये डीसीपी की जो कन्फेशन है उसके कुछ उसके कुछ एप्लीकेबिलिटी होगी या उसको किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो डीसीपी के सामने देंगे पहले, और फिर उसी व्यक्ति का जुडिशियल कन्फेशन आपको करवाना है सीजीएम के सामने। तो मान लीजिए इसमें ए बी सी डी ये लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ था। अब उसके बाद क्या होता है कि ए और बी ने, सी और डी ने तो कन्फेशन दिया नहीं, लेकिन ए और बी ने क्या किया, डीसीपी के सामने कन्फेशन दे दिया कि साहब हम सब इन्वॉल्व थे, सी भी इन्वॉल्व था, डी भी इन्वॉल्व था और वो सब भी इन्वॉल्व थे। तो सबके बारे में उसने जानकारी दे दी कन्फेशन के रूप में। लेकिन जैसे ही इनको सीजीएम के सामने ले जाया गया तो इन्होंने कन्फेशन देने से मना कर दिया। अब क्योंकि सीजीएम के सामने कन्फेशन नहीं हुआ तो इस वाले कन्फेशन की कोई भी वैल्यू नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब इस वाले कन्फेशन को प्रूव करने की बात कोर्ट में उठी तो डिफेंस ने कहा कि भैया आप प्रूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सीजीएम के सामने आपने कन्फेशन नहीं किया तो अकेला डीसीपी के सामने जो कन्फेशन किया दैट विल नॉट बी एलिजिबल, उसको आप प्रूव ही नहीं कर सकते। तो प्रोसिक्यूशन कहता है कि ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को, जो डीसीपी को स्टेटमेंट दी है, ठीक है, हम इसको एज अ कन्फेशन प्रूव नहीं कर सकते,
बट ये वो स्टेटमेंट है जो कि कॉन्स्पिरेसी के बारे में बता रही है, इसलिए ये सेक्शन 10 में रिलेवेंट हो जाएगी। मैं दोबारा बोलता हूं, प्रोसिक्यूशन ने कहा कि डीएसपी को जो स्टेटमेंट दी गई है वो सेक्शन 10 के इंग्रेडिएंट्स पूरे करती है, और सेक्शन 10 के इंग्रेडिएंट्स क्या है? एनीथिंग सेड, डन और रिटन बाय हुम, जिनके ऊपर अक्यूजेशन है कि वो कॉन्स्पिरेसी में थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये स्टेटमेंट सेक्शन 10 के इंग्रेडिएंट्स पूरे करती है? तो यहां पर जवाब मिलता है कि देखिए, हमने क्या कहा था कि स्टेटमेंट किस से किस समय के बीच में होनी चाहिए। स्टेटमेंट जब पहली बार इंटेंशन को एंटरटेन किया गया और कॉन्स्पिरेसी एंड। अब सवाल ये उठता है कि क्या कॉन्स्पिरेसी एंड हो चुकी थी इस केस में? तो जवाब आता है यस। जैसे ही उनका अरेस्ट हुआ, उन सबका अरेस्ट हो गया, जैसे ही उनका अरेस्ट हुआ तो भैया कॉन्स्पिरेसी यहां पर एंड हो गई। और इसके बाद अगर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो कन्फेशन के रूप में देते हैं, किसी को भी के रूप में देते हैं, वो कम से कम सेक्शन 10 में रिलेवेंट नहीं होगा। सेक्शन 10 के लिए जरूरी है कि जो स्टेटमेंट है वो इसके बीच में हो। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें एक और केस है, एंड दिस इज राजीव गांधी असैसिनेशन केस में, जो राजीव गांधी असैसिनेशन केस से संबंधित केसेस की साइटेशन है स्टेट थ्रू एसपी CBI/SIT वर्सेस नलिनी 1999 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें समझते हैं कि इस वाले केस में क्या इंपॉर्टेंट बात कही गई थी। इसमें बहुत लॉजिकल बात ये कही गई कि भैया अगर कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक कॉन्स्पिरेसी होती है और उसके अलग अलग महीनों में कौन कौन नए आदमी जुड़ते हैं और उनकी स्टेटमेंट रिलेवेंट होगी या नहीं होगी, वो हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जनवरी के महीने में ए के दिमाग में पहली बार आया कि हमें लाल किले पे बम फोड़ना है, ठीक है। उसके बाद मार्च के महीने में वो बी से मिलता है और वो बी को अपनी इंटेंशन बताता है और बी उसके साथ कॉन्स्पिरेसी में आ जाता है, सहमत हो जाता है, कॉमन इंटेंशन बन जाती है कि हाँ जी हम लाल किले पर बम फोड़ेंगे। तो अब मार्च के महीने में टीम में आ गए 2 आदमी ए बी, ठीक है। उसके बाद जुलाई में ए और बी की मुलाकात होती है सी से, और अब टीम में आ गए 3 आदमी ए बी और सी। अब जुलाई की बात करें तो जुलाई से पहले सिर्फ ए बी थे, जुलाई के बाद ए बी और सी अब टीम में हो गए हैं। अब वहीं पर अगस्त में क्या होता है, इन्हें मिलता है डी, और डी भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाता है, तो अब टीम में हो गए ए बी सी और डी। लेकिन सितंबर में बी को लगता है कि नहीं यार ये तो गलत है, मतलब मैं इसमें शामिल नहीं हूं, तो बी क्या करते हैं, बी निकल जाते हैं सितंबर में। अब टीम में रह गए ए सी और डी। और इसी तरीके से अक्टूबर में सी को लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, तो सी भी निकल जाते हैं और अब टीम में रह गए ए और डी, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या कोई स्टेटमेंट, अब मान लीजिए एक स्टेटमेंट दी है सी ने, अब एक स्टेटमेंट दी है सी ने, लेकिन कब दी है, सी ने स्टेटमेंट दी है, सी कब ऐड हुए हैं, जुलाई में, और इन्होंने स्टेटमेंट दी 16 जून को। तो क्या ये स्टेटमेंट रिलेवेंट होगी? तो हमें ये देखना है कि सी ने ज्वाइन कब किया, सी ने ज्वाइन किया जुलाई में।
तो जुलाई से पहले अगर सी ने कोई भी स्टेटमेंट दी है दैट विल नॉट बी रिलेवेंट, क्योंकि उनके लिए अभी कॉन्स्पिरेसी बिगिन नहीं हुई है। जो हमने वो कॉन्सेप्ट किया था जिसमें हमने एक टाइम ड्यूरेशन तय की थी कि जब पहली बार इंटरटेन की जाएगी इंटेंशन, तो उनकी तो अभी इंटेंशन है ही नहीं, अभी तो उनकी कोई इंटेंशन है ही नहीं। उनकी इंटेंशन कब बनती है? जुलाई में बनती है। और कब तक? जब तक कि कॉन्स्पिरेसी एंड ना हो जाए। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि सी की स्टेटमेंट कब से कब तक वैलिड होगी। सी की स्टेटमेंट वैलिड होना शुरू होगी जुलाई से, जब उन्होंने कॉन्स्पिरेसी में एंटर किया है, मतलब जब उन्होंने इंटेंशन को एंटरटेन किया है, तो जुलाई से उनकी शुरू हो जाएगी। और सी कब तक थे कॉन्स्पिरेसी में? सी अक्टूबर तक थे। तो जुलाई से अक्टूबर, इस दौरान सी ने कुछ भी कहा है, किया है या लिखा है इस कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में, दैट विल बी अ रिलेवेंट फैक्ट। लेकिन अगर हम ये कहें कि मान लीजिए नवंबर में सी कुछ लिखते या बोलते हैं, तो क्या वो रिलेवेंट फैक्ट होगा? नवंबर में अगर सी कुछ लिखते या बोलते हैं तो वो रिलेवेंट फैक्ट नहीं होगा, बिकॉज सी के लिए द कॉन्स्पिरेसी इज एंडेड। कब? अक्टूबर में। कॉन्स्पिरेसी पूरी खत्म नहीं हुई है, लेकिन सी की अगर हम बात करें सी के लिए, तो सी के लिए कॉन्स्पिरेसी खत्म हो चुकी है। तो सी के लिए कॉन्स्पिरेसी कब से कब तक थी? जुलाई से लेके अक्टूबर तक। अब मान लीजिए हम बी की बात करें, अब बी के लिए कॉन्स्पिरेसी कब से कब तक थी? वो आए थे कॉन्स्पिरेसी में मार्च में, जब उनको कॉन्स्पिरेसी के बारे में, इंटेंशन के बारे में पता चला। और कब तक चली उनकी? सितंबर तक। तो इस दौरान जो बी ने कुछ भी कहा है वो तो रिलेवेंट हो सकता है, लेकिन अगर इससे पहले कुछ कहा है बी ने, वो रिलेवेंट नहीं होगा। और सितंबर के बाद में कुछ कहा है तो वो भी रिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम समझते हैं डी का। डी कब जुड़ा है कॉन्स्पिरेसी में? अगस्त में। और कब तक रहा है? नवंबर में, जब वो पकड़े गए तब तक रहा है। अब अगस्त से लेकर नवंबर तक जो भी डी ने कहा है, लिखा है या किया है वो रिलेवेंट होगा, लेकिन उससे पहले का रिलेवेंट नहीं होगा, बिकॉज डी के केस के लिए ही फर्स्ट एंटरटेन द इंटेंशन इन अगस्त, और वहां से उनकी कॉन्स्पिरेसी बिगिन होती है। तो हमें अलग अलग आदमी का अलग अलग वो देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने आपको कहा, मान लीजिए हम सी का केस फिर से देखते हैं, तो सी का कब से कब तक था? सी का कब से कब तक था? सी का था जुलाई से लेके अक्टूबर तक जी। सी का मामला चला जुलाई से अक्टूबर। ठीक है, अब मैंने आपको यह कहा कि सी ने इस पीरियड में जो कहा है, लिखा है, किया है वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। ठीक है, मान लिया। लेकिन इससे पहले या इसके बाद, मान लीजिए ए, अच्छा ए कब से कब तक था? ए तो भैया जनवरी से लेके नवंबर तक था, आखिरी तक। तो मान लीजिए ए ने मार्च में कुछ कहा है, तो क्या वो सी के अगेंस्ट रिलेवेंट फैक्ट होगा? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ये क्लियर है कि जो सी ने जुलाई और अक्टूबर के बीच में कहा है वही रिलेवेंट फैक्ट होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन ए के लिए रिलेवेंट फैक्ट कौन सा होगा? जो उसने जनवरी से लेके नवंबर तक का है, पूरे टाइम में, क्योंकि ये तो पूरे टाइम शामिल था। अब मान लीजिए ए की कोई स्टेटमेंट मार्च की है, वो रिलेवेंट फैक्ट तो हो गई, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। क्यों रिलेवेंट फैक्ट हो गई? क्योंकि वो उसके ड्यूरेशन में आ गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो रिलेवेंट फैक्ट सी के अगेंस्ट होगा? क्योंकि सी तो ये कहेगा साहब ये स्टेटमेंट तो मार्च की है, मैंने तो जुलाई में ज्वाइन किया था, मैं तो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ही नहीं था तब। तो इसका आंसर आता है यस, सी के अगेंस्ट ए की स्टेटमेंट जो सी के ज्वाइन करने से बेशक पहले थी, वो रिलेवेंट फैक्ट होगी अगेंस्ट में। तो फंडा क्या क्लियर होता है? जो सी ने स्टेटमेंट दी, वो रिलेवेंट नहीं है अगर वो मार्च में, क्योंकि वो टाइम पीरियड में नहीं है। लेकिन अगर किसी ऐसे आदमी ने स्टेटमेंट दी है जो रिलेवेंट है, वो हर उस आदमी के अगेंस्ट रिलेवेंट होगी, चाहे वो उस समय उसका कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो या ना हो। मैं अंग्रेजी में जो फंडा है वो आपको पढ़ता हूं, उससे शायद आपको और क्लियर हो जाए।
A statement or conduct should have been made or done by the person when the said person is a member of the conspiracy. तो मेंबर जब है उसी समय उसी दौरान उसने वो बात कही हो, लिखी हो या की हो. अगर thus if a person makes a statement or conduct before he joined the conspiracy or after he left the conspiracy will not be relevant under section 10. कोई भी बात जो उसने ज्वाइन करने से पहले और छोड़ने के बाद कही है वो रिलेवेंट नहीं है. वही हम पढ़ रहे थे. बट अब इंपॉर्टेंट बात आएगी, आप ध्यान से सुनिएगा. बट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन अ पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, मेंबर कब है सी, यहां से लेकर यहां तक, ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन ही इज नॉट अ मेंबर, वो मार्च में मेंबर नहीं है. इफ एनी मेंबर ऑफ कॉन्स्पिरेसी मेक्स अ स्टेटमेंट और कंडक्ट, अगर कोई दूसरा मेंबर कोई स्टेटमेंट या कंडक्ट करता है तो सच स्टेटमेंट और कंडक्ट विल बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 10 even against such other person who was not a member at that time. I hope this is clear. और ये हमें जो ये फंडा क्लियर हुआ था वो स्टेट थ्रू SP CBI ऑब्लिक SIT वर्सेस नलिनी के केस में हुआ था. अदरवाइज I'll give you the notes also इस केस के, तो आप उस जो पैराग्राफ है वो पढ़ लीजिएगा, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. With this we come to the last point of this section. देखिए, ये मिस्टर ए हैं. जनवरी में इनके दिमाग में खुराफात आती है कि हमें लाल किले पे बम फोड़ना है, और ये मार्च के महीने में मिलते हैं बी से, और ये आगे तक चला जाएगा. ठीक है, और इनको मान लीजिए जुलाई में पुलिस ने अरेस्ट किया है. तो इनकी कॉन्स्पिरेसी कब तक चली, यहाँ तक. शुरू कहाँ पर हुई, यहाँ तक. लेकिन क्या बी के लिए वहाँ पर शुरू नहीं, ए के लिए शुरू हुई है जनवरी से और ख़त्म कब हुई, जुलाई में. बी के लिए कब शुरू हुई, मार्च में, और ख़त्म कब हुई, जुलाई में. तो बी की स्टेटमेंट कौन से फेज में रिलेवेंट, मतलब कौन से फेज की स्टेटमेंट रिलेवेंट मानी जाएगी, सिर्फ मार्च से लेके जुलाई. अगर बी ने कोई स्टेटमेंट इस दौरान दी है तो वो रिलेवेंट नहीं होगी, क्योंकि उस समय बी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं था, और जिस समय स्टेटमेंट दी गई हो उस समय वो व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होना चाहिए. वो हमने अभी नलिनी वाले केस से समझा है. लेकिन अब सवाल ये उठता है, बी की दी गई स्टेटमेंट मार्च से पहले रिलेवेंट नहीं है, दैट इज क्लियर. लेकिन क्या ए ने जून से लेके मार्च तक कोई स्टेटमेंट दी है, क्या वो रिलेवेंट होगी बी के अगेंस्ट? तो प्रॉब्लम ये आती है, प्राइमा फेस ही आपको लग सकती है कि हाँ वो रिलेवेंट होगी क्योंकि हमने जो केस किया था. लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, सेक्शन 10 कहता है कि स्टेटमेंट शैल बी इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन. कॉमन इंटेंशन के उसमें होना चाहिए. और कॉमन इंटेंशन कब होती है, जब दो आदमियों की इंटेंशन आपस में मिल जाए और दोनों एक ही इंटेंशन से करें और उन्होंने शेयर भी कर ली इंटेंशन. ए की भी वही इंटेंशन, बी की भी वही इंटेंशन, और दोनों इंटेंशन मिल गई, वो कॉमन इंटेंशन हो गई. लेकिन इस टाइम के दौरान अकेली इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन नहीं है. कॉमन इंटेंशन किस लिए नहीं है, क्योंकि अभी बी से उसने बात ही नहीं की है. बी से तो बात उसकी मार्च में हुई है. जब मार्च में बात हो जाएगी तभी तो दोनों की इंटेंशन मिलके कॉमन इंटेंशन बनेगी. अभी तो सिर्फ और सिर्फ अकेली एक ही इंटेंशन है. तो इसलिए यहां पर डाउट आता है कि क्या ए